हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्ष एग्जिम सॉल्यूशन, ए गेटवे टू ग्लोब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, हमने एक मिशन की शुरुआत की है, एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। इसमें हम आपको अवेयर करते हैं, बताते हैं कि एक्सपोर्ट करके आप भारत को आत्मनिर्भर बनने में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब तक हर देशवासी किसी ना किसी रूप में अपने देश को योगदान नहीं देता, कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो वो कंट्री प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक्सपोर्ट करके अपने कंट्री को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम जो बात कर रहे हैं वो पेमेंट टर्म का एक मोड है जिसे हम बोलते हैं एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। फ्रेंड्स, आपने एलसी पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। एलसी बहुत प्रकार की होती है। एक्चुअली क्या होता है कि एलसी का जो फॉर्मेट है वो यूनिवर्सल सेम है। आप किसी भी कंट्री में किसी के साथ भी ट्रेड कीजिए, एलसी का फॉर्मेट सेम रहेगा। और एलसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड सब कंट्री में एक्सेप्ट की जाती है। एलसी एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम का आधार होती है। जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है वहाँ ट्रेड करेंगे तो एलसी बहुत कम मिलेगी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम उतना मजबूत नहीं है उन सब कंट्री में। वो डायरेक्ट प्रीफर करते हैं कि पैसा आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन एलसी क्या होता है कि एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। एलसी कोई नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट नहीं होता। चेक हमारा नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट होता है। हम बैंक को चेक देते हैं, बैंक हमें पैसा दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एलसी के केस में ऐसा नहीं है कि मैं बैंक को एलसी दूंगा और बैंक मुझे पैसा दे देगा। एलसी एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। और फ्रेंड्स, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसकी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट होती है। तो एलसी की भी एक एक्सपायरी डेट है, उसके बाद उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो एलसी में बहुत सारे क्लोजेस होते हैं। हर क्लोज अपने आप में एक टाइप होता है। जैसे कि हम F40 की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट होता है वो। तो उसमें लिखा होता है कि भाई रिवोकेबल होगी या इररिवोकेबल होगी। तो मोस्टली लोग आपको बताएंगे कि इररिवोकेबल एलसी होनी चाहिए। ये सही है फ्रेंड्स कि एलसी इररिवोकेबल होनी चाहिए। इसका अर्थ होता है कि सामने वाला जो भी आपका बायर है, इंपोर्टर है, वो बिना आपकी परमिशन के कुछ चेंज नहीं करा सकता। इररिवोकेबल एलसी है तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। उसको हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो वो अमेंडमेंट आप करा सकते हो, लेकिन अमेंडमेंट कराने के लिए 4 पार्टीज़ का रिटर्न परमिशन होगा। कोई भी 4 पार्टीज़ किसी बात पे रिटर्न में सहमत होंगी तब जाके उसमें अमेंड होगा। ये 4 पार्टीज़ होती हैं, इंपोर्टर, आपका बायर, उसका बैंक, एक्सपोर्टर और एक्सपोर्टर का बैंक। तो यानी आपकी बिना परमिशन के वो कोई भी चेंज नहीं करा सकता है। तो ये ठीक बात है कि सबसे पहले देखना है आपने कि इररिवोकेबल एलसी है कि रिवोकेबल है। इररिवोकेबल ही होनी चाहिए एलसी। अगर गलती से उसने रिवोकेबल एलसी दे दी है तो इसका क्लियर मीनिंग है फ्रेंड्स कि वो कभी भी उसमें कुछ भी चेंज करा सकता है विदाउट आपकी इन्फॉर्मेशन। परमिशन तो नहीं चाहिए, बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के भी वो उसमें कोई चेंज करा सकता है। उस एलसी का अमाउंट बदल सकता है, उसमें कोई नई टर्म एंड कंडीशन जोड़ सकता है, कोई नया डॉक्यूमेंट भी जोड़ सकता है। तो सबसे पहले देखना है हमें कि एलसी रिवोकेबल है कि इररिवोकेबल। तो हमारी एलसी हमेशा इररिवोकेबल होनी चाहिए, ताकि उसमें कुछ भी चेंजेस हो कराएगा आपका इंपोर्टर तो आपकी परमिशन के साथ कराएगा। दूसरा क्या है कि उसकी एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि मेरा कंसाइनमेंट चला जाएगा तो पास क्यों। एक्सपायरी डेट हमेशा थोड़ा लेट की हो तो ज़्यादा अच्छी है। किसी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी बेसी है, कुछ आपको चेंज कराना है डॉक्यूमेंट को, तो वो सब चीज़ें आपके पास समय होगा तो आप करा पाएंगे। क्योंकि मैंने बताया ना, एलसी एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी डेट निकल गई तो फिर कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो आप पेपर में, डॉक्यूमेंट में, किसी सर्टिफिकेट में कुछ चेंज होना है, कुछ अप्रोप्रिएट नहीं है उसमें, या जैसा आपने सामने वाले बायर ने मांगा था उस तरह का नहीं है, आपने फिर दोबारा से बनवाना है कोई डॉक्यूमेंट, तो उन सब में समय लगता है और टाइम नहीं होगा। और उस ड्यूरेशन में एलसी एक्सपायर हो गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा एलसी में भी। तो एलसी में जब भी काम करो बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। एलसी बहुत सेफ़ है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एलसी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन का खेल है।
कुछ टर्म्स बायर की होंगी, कुछ सप्लायर की होंगी। यानी आप अपने हिसाब से टर्म्स लिखेंगे, बायर अपने हिसाब से टर्म्स लिखेगा। तो दोनों का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई बायर, सप्लायर को ये डर होता है कि मैंने माल भेज दिया और उसने पैसा नहीं दिया तो, और बायर को ये डर होता है कि मैंने पैसा दे दिया, सप्लायर ने अच्छा माल नहीं भेजा तो उसका लॉस हो जाएगा। तो एलसी दोनों के राइट रिजर्व करती है, बायर के भी और सप्लायर के भी। तो जैसा एलसी में लिखा है वैसा वैसा सप्लायर करता है तो बायर उसका पैसा नहीं रोक सकता है, क्योंकि एलसी बायर इशू नहीं कराता, बायर इशू करवाता है, लेकिन इशू करता है बैंक। तो एलसी बैंक ने इशू की है और बैंक को जो जो डॉक्यूमेंट, जो जो प्रोसीजर हमने एलसी में लिखा है वो फिल करते हैं तो बैंक हमारा पैसा दे देता है। इररिवोकेबल एलसी में बायर उस पैसे को नहीं रोक सकता है। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी कुछ इसमें क्लोजेज ऐसे होते हैं जहां बायर, आपको अगर कम नॉलेज है और एलसी की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपको चीट कर सकता है। जैसे F42C क्लोज होता है ड्राफ्ट एट, जिसमें हमें ये पता चलता है कि एलसी का पैसा कब मिलेगा। तो उसमें मोस्टली बायर बोल देता है साइट कराएंगे सर। तो साइट का मीनिंग होता है जितने जो डॉक्यूमेंट हमने एलसी में लिखे हैं वो सब डॉक्यूमेंट मैं जिस बैंक ने एलसी ओपन की है उसके पास भेज देता हूँ तो मेरे को पैसा बैंक रिलीज़ कर देती है। लेकिन आप अगर अवेयर नहीं हो तो बायर उसमें छोटी सी चीज़ लिखवा देगा, आपको बोलेगा सर मैं यूएस से हूँ, 60 डेज़ में सामान पहुँचेगा मेरे पास, डॉक्यूमेंट तो 4 दिन में कोरियर से आ जाएंगे बाय एयर। तो वो क्या करता है, वो लिखवा देगा उसमें ड्राफ्ट एट साइट 60 डेज आफ्टर साइट। तो यानी डॉक्यूमेंट पहुंचने के 60 दिन बाद पैसा रिलीज़ होगा। तो ये एक तरह की उधारी हो गई। यूजान्स में भी 60 डेट वो लिखवा सकता था, लेकिन वो उसे अंदाज़ा हो गया कि आपको एलसी का इतना अवेयरनेस नहीं है, तो आपने साइट बोला तो उसने भी साइट ही पे ही एग्री किया, लेकिन साइट में 60 डेज लिखवा दिए, यानी आपको 60 दिन बाद पैसा मिलेगा। 2 महीने की उधारी उसने ले ली आपसे। दूसरा एक क्लोज होता है F46A, उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो इसमें क्या बहुत सारी बैंकिंग लैंग्वेज लिखी होती है। ये क्लोज जब भी आपको एलसी मिले फ्रेंड्स, अपने बैंकर से एक बार ज़रूर पढ़वा लेना। एक और इम्पोर्टेंट क्लोज होता है जिसके बारे में ज़्यादातर वीडियो में यूट्यूब पे कोई बात नहीं करता है, वो है F47A एडिशनल कंडीशंस। अब बायर क्या है, जितना चीटिंग करता है ना वो इसी क्लोज में करता है, सारा लैंग्वेज का खेल है। अभी हमारे स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिकली हुआ कि उसने एक कंडीशन लिखवा दी कि ड्राफ्ट एट साइट करा दिया उसने, लेकिन एक कंडीशन लिखवा दी कि अमाउंट शुड बी रिलीज्ड आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन एंड क्वालिटी चेक बाय द इम्पोर्टर। यानी माल उसके पास पहुंचेगा, वो फिजिकली वेरीफाई करेगा और क्वालिटी चेक करेगा, इफ़ ही एग्रीज देन पेमेंट शुड बी रिलीज्ड। तो अगर वो उस पे एग्री करेगा, अब वहाँ पहुँचने के बाद उस बायर बोल दे कि भाई मैंने जो क्वालिटी मंगाई थी वो ये नहीं है, तो आपका पैसा अटक जाएगा। जो बायर चाहेगा कि भाई ये वो क्वालिटी नहीं है जिस हिसाब से वो पे करेगा, या वो पैसा नहीं भी आ सकता, क्योंकि बैंक क्या करता है, जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन एलसी में बैंक इंटरमीडिएट नहीं होता है। टर्म्स एंड कंडीशन में वो बायर और सेलर मिलके तय करते हैं। तो बैंक बोलेगा सर ये कंडीशन आपने और आपके इंपोर्टर ने मिलके तय किया है और आपने ये फुलफिल नहीं किया तो मैं पेमेंट नहीं कर सकता, सॉरी। तो 2 क्लोजेज F47A नॉर्मली कोई नहीं देखता है, ये डेफिनेटली देखना है। एडिशनल कंडीशंस का क्लोज होता है ये, और इसमें बायर अपनी सहूलियत के हिसाब से जो मर्जी लिखवा देता है। आपने इररिवोकेबल के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो F47A है कि उसने कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन, तो बाकी सब चीज़ पे वो मान गया आपकी। आपने कहा सर ड्राफ्ट एट साइट सब 100% एलसी या 80% एलसी, जो भी आपकी टर्म्स थी मान गया, लेकिन F47A में उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे एक बहुत छोटा सा मोस्टली बायर करते हैं कि ट्रांजैक्शन चार्ज शुड बी बेयर बाय बेनिफिशियरी। तो हर ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ चार्ज लगता है, $10, $15, $35, $50 अमाउंट के हिसाब से और कंट्री के हिसाब से लगता है। तो ये टेक्निकली इंपोर्टर के अकाउंट से कटना चाहिए, लेकिन इंपोर्टर क्या है कि
देखो ट्रेड में बायर भी बहुत शार्प है, स्मार्ट बायर है, तो इसीलिए वो ट्रेड कर रहा है, तो वो अपनी स्मार्टनेस यहाँ दिखा देता है। वो एक छोटी सी लाइन लिखवा देगा कि ट्रांजैक्शन चार्ज बेयर्ड बाय बेनिफिशियरी, तो बेनिफिशियरी आप हो तो वो उतना पैसा आपको कट के मिलेगा। नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स के साथ कई बार हुआ है ये कि वो ध्यान नहीं देते, छोटी सी लाइन है उसको वो ध्यान भी नहीं देते, लेकिन $35-50 कट के आता है वो, फिर जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज है वो कट के बाकी एलसी का पैसा आता है। तो एलसी में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपने सब टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपरली पढ़नी है, समझनी है। कुछ भी ना समझ आए तो आपका जहाँ भी अकाउंट है वहाँ फॉरेक्स ब्रांच होती ही है, उसमें एलसी के लिए स्पेशली वो टीम बिठा के रखते हैं। सब बैंक, प्राइवेट बैंक में स्पेशली एलसी के लिए टीम बिठा के रखते हैं। आप अपनी एलसी एक बार उनसे पढ़वा लीजिए, वो आप उनके क्लाइंट हो, वो अच्छे से एंटरटेन करेंगे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, एलसी में जब भी काम करें, नो डाउट एलसी सेफ़ होती है, लेकिन उसमें भी चीटिंग हो सकती है, तो एलसी में ध्यान रख के काम करना है आपने। और कोई आपको अवेयरनेस नहीं है तो आप हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सारी चीज़ें डिटेल में समझाते हैं, आपको प्रैक्टिकली कराते हैं, एलसी वगैरह का फॉर्मेट भी देते हैं, प्रैक्टिकल एलसी भी देते हैं कि कैसी होती है। आप रेफरेंस के लिए फ्यूचर में यूज़ भी कर सकते हो, किस क्लोज में क्या लिखा होता है, किस क्लोज का क्या मीनिंग होता है, तो हम हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी सब देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स, आप हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। Thank you for watching this video. Thank you friends. Have a nice day.